तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती 1 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले सबसे पहले ये बताओ, ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया, मुझको ये बताओ किसका किसका सिलेक्शन हो गया मेरे भाई ग्रुप डी में। जल्दी जल्दी बता दो। आज सुबह से मेरे पास 5 लोगों का कॉल आ चुका है जो हमारे जान पहचान के ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं। वो भोपाल से उन्होंने भरा था, 77 शायद भोपाल की कट ऑफ गई है। तो 4-5 लोगों ने हमारे पास मैसेज किए सर मेरा हो गया, मेरा हो गया है। आप में से किसका ग्रुप डी में हुआ है बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि बहुत जल्दी हम आपके लिए ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एमपी पुलिस की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आज से या फिर कल से हम जो है एमपी पुलिस की एमपी जी के स्पेशल स्टार्ट करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एक तरफ से लेकर के चलेंगे और एग्जाम आते आते आपकी एकदम एमपी जी के एकदम बढ़िया तरीके से करवा देंगे विद क्वेश्चन आंसर और थ्योरी सहित, ठीक है मेरे भाई। चलें आगे बढ़ें। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न पूछा गया है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जो है वो कब पारित हुआ था और ये क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आंसर की बात करें, सही आंसर 1854 हो जाएगा। 1854 में वुड डिस्पैच को पारित किया गया था। अच्छा, ये वुड डिस्पैच है क्या? तो वुड डिस्पैच जो है वो भारत में शिक्षा को लेकर के जारी किया गया एक कानून था, है ना, कि किस प्रकार की शिक्षा भारत में चलेगी और इसी ने भारत की शिक्षा प्रणाली को एकदम से खत्म कर दिया। जो हम संस्कृत पढ़ते थे, जो हम अपनी मातृभाषा को पढ़ते थे, जो हम गुरुकुलों में पढ़ते थे, उन सारे सिस्टम को इसने खत्म कर दिया और अंग्रेजी भाषा जो है वो हमारे ऊपर थोप दी गई कि अगर आपको अंग्रेजी कम नहीं आती है तो आप जीरो माने जाएंगे। फिर लोग जो है अंग्रेजी के पीछे यहीं से भागने लगे थे, ठीक है। आइए दिखा देते हैं पूरी जानकारी। अगर हम वुड डिस्पैच की बात करते हैं तो ये 1854 में आया। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड द्वारा इस तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया था। इसमें क्या था, तो ये एक विस्तृत शिक्षा नीति पत्र था कि भारत में शिक्षा किस प्रकार से चलेगी। भाई उनका ये कहना था तुम शिक्षा में ही शिक्षा से कंट्रोल करो ना भाई। भाई आपका बच्चा कैसा बनेगा ये प्राइमरी की शिक्षा डिपेंड करती है कि वो स्कूल में क्या सीख रहा है ना। उस टाइम पर तो वो एकदम जीरो होता है, उसको समझ तो होती नहीं है। जो शिक्षक उसको समझाएगा, जो शिक्षक उसको पढ़ाएगा वो उसी दिशा में चल जाएगा। उन्होंने कहा तुम फालतू में ही परेशान हो रहे हो भाई, भारत की जड़ क्या है? भारत की जड़ है शिक्षा, उस शिक्षा पर ही प्रहार करो। तो फिर उन्होंने क्या किया, शिक्षा पर ही प्रहार किया और जो है इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। विभाग की बात करें तो प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना करना होगा। भाई हर प्रांत में आपको एक शिक्षा विभाग स्थापित करना होगा। माध्यम क्या रहेगा? प्राथमिक स्तर पर तो मातृभाषा रहेगी लेकिन उच्च स्तर पर अंग्रेजी और एंग्लो वर्नाकुलर माध्यमिक स्तर दोनों का जो है प्रयोग किया जाएगा। यानी प्राथमिक स्तर पर तो हिंदी ही रहेगी भाई, प्राथमिक स्तर पर बच्चा थोड़ी इंग्लिश समझ पाएगा। शुरू में हिंदी हिंदी चलने दो, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी माध्यमिक स्तर पर और हाई लेवल पर आप इंग्लिश को कर दो कि इंग्लिश जो नहीं पढ़ेगा उसको आगे कहीं कुछ भी मतलब जॉब वॉब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इंग्लिश को इस तरह से उन्होंने हमारे ऊपर फोर्स कर दिया था, ठीक है। फिर विश्वविद्यालय कौन कौन से बने? तो लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और अध्यापकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाने लगा। तो ये था आपका वुड डिस्पैच जो एक प्रकार का शिक्षा पत्र था और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी आपका जो एग्जाम चल रहा है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक, इसमें सुपर सिलेक्शन नोट्स में से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके भी एग्जाम में अगर 2 दिन 1 दिन का भी टाइम बचा हुआ है, यानी कि कल शाम तक भी जिनका एग्जाम है, तो वो भी अभी भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के और अपने नंबर को कम से कम 15 से 20 नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें वही सिलेक्टेड मटेरियल दिया गया जो आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है और आप लगातार देख रहे होंगे। हमने स्क्रीनशॉट भी लगा दिए थे आपको और अपने नोट्स में से ही प्रश्न दिखा दिए थे। देखिए हमारे नोट्स में प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। तो क्या क्या मिलने वाला सर? तो सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे आपको। 10 प्रैक्टिस सेट हम करा रखे हैं और प्रैक्टिस सेट में से ही आपके मैथ के क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा लगभग 2500 के आसपास हम आपको एमसीक्यू दे चुके हैं विद सब्जेक्ट, यानी हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के एमसीक्यू लगभग 2500 एमसीक्यू दे चुके हैं। वो आप पढ़ करके चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। साथ साथ में जो हम एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं, रिसेंट में जो एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं उसकी भी पीडीएफ आपको इसी के अंदर मिल जाएगी। कैसे प्राप्त करेंगे? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है। सीधे आपको क्यूआर कोड ये दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है 7052547003। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से आपको सारे के सारे नोट्स और ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी। इस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं
एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें, उनके लिए कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार कर लिए गए हैं, सामान्य अर्हता परीक्षा के भी नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। अभी ये सभी एग्जाम के नोट्स एक साथ में आपको मात्र 199 रुपए में मिल रहे हैं। जैसे एमपी पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी वैसे एमपी पुलिस के नोट्स अलग कर दिए जाएंगे, इसमें से एमपी एसआई के नोट्स अलग कर दिए जाएंगे। तो अभी आपको ये पूरा मटेरियल मात्र 199 में मिल रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट सब कुछ मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है? एमपीजी के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, डीआई, करंट अफेयर हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, सब कुछ आपको दे रहे हैं मात्र 199 रुपए में। तो जिनका आगे कोई भी एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, एसआई का एग्जाम हो, है ना, एमपी में कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, पटवारी का एग्जाम हो, सचिव का एग्जाम हो, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट मात्र 199 मिल रहे हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? वही प्रक्रिया है। इसी क्यूआर पर आपको 199 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेंड कर दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम भी डाउनलोड कर लीजिए जो लोग ये सामान्य अर्हता का नोट्स लेने वाले हैं, क्योंकि अब आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर हम दिया करेंगे, जिससे कि नोट्स आप कई कई सालों तक रख सकते हैं, हमेशा कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लेना। फिलहाल आपको व्हाट्सएप पर ही अभी दे रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये कब हुआ था? तो ये आपका 1905 में जो है, आप सॉरी 1944 है, ये एडिटिंग उसमें मिस हो गई। 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था, 1944 हो जाएगा, 1944। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो 1944 में हुआ था। आइए पूरी जानकारी आपको इसके बारे में यहाँ पर बता देते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1 से 22 जुलाई 1944 के बीच में न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था। ये क्या था वो देख लीजिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 44 देशों के प्रतिनिधियों ने इस ऐतिहासिक बैठक में हिस्सा लिया। हुआ क्या कि भाई दूसरा विश्व युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे देश जो है बर्बाद हो चुके थे। तो ऐसे देश जो अभी भी पावरफुल थे, जिनके पास में अभी भी धन था, और ऐसे देश जो बर्बाद हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि जिनके पास में भी है धन, वो अपना कुछ जो है हिस्सा देंगे, किसको? छोटे छोटे जो देश बर्बाद हो चुके हैं उनको डेवलप करने में। ठीक है, तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था 1 से 22 जुलाई 1944 के बीच में। ठीक है, और इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले? तो भाई दो बैंकों की स्थापना की गई जो कि हेल्प करेंगी विश्व के सभी देशों को। पहली अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, इसकी स्थापना, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना था। दूसरा था वर्ल्ड बैंक, इनको आपस में जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी एमपी पुलिस में कई बार पूछा गया है, इनको जुड़वा बहन भी कहते हैं। ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक, उस समय अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना की गई, जो युद्ध विनाशकारी देशों के पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता था। जो लोग इसमें, जिनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ था, जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनको ये ऋण प्रदान किया करता था। कौन? वर्ल्ड बैंक। तो दो बैंकों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला आपका यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रश्न पूछा गया है। फ्रांस में 1830 में किसका अधिकार हो गया था? 1830 की बात की जा रही है, तो 1830 में लुई फिलिप का अधिकार फ्रांस पर हो गया था। देखिए 1830 की जुलाई क्रांति के परिणामस्वरूप फ्रांस की सत्ता लुई फिलिप के हाथों में आ गई। इस क्रांति ने चार्ल्स दसम की निरंकुश बौबन राजशाही का अंत कर दिया और फ्रांस में एक उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी। पहले इस पर क्या था? तो चार्ल्स दसम का, मतलब कि चार्ल्स 10 नंबर का जो था, उसका शासन चल रहा था और ये निरंकुश शासन था, नहीं, उस पर कोई हाथ नहीं, मतलब कि उंगली नहीं उठा सकता था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको खत्म करके वहां पर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई 1830 में लुई फिलिप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की योग्यताएं पूछी गई हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है, नोट्स में भी आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, और एमपी पुलिस के भी नोट्स में हमने इसको जो कवर कर रखा है कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। आइए देख लेते हैं। और उन्होंने क्या किया था कि जो है आपको स्टेटमेंट वाले प्रश्न बना करके दिए थे। अभी कल हमने रात को स्टेटमेंट वाली एक वीडियो डाली है, रात को क्या, वही लगभग 8-8 बजे के आसपास डाली है। आज इसी शिफ्ट में दो प्रश्न वहां से फंस गए हैं। ठीक है ना, एक तो ये राष्ट्रपति वाला फंस गया, एक असहयोग आंदोलन वाला फंस गया है। अभी आपको दिखा देते हैं, और इसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दी है, डाउनलोड कर लेना। जो लोग वीडियो देख रहे हो, पता नहीं हो तो पीडीएफ हमने डाल दी ग्रुप में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार के पास में भारतीय नागरिक होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी पहली बात तो भारतीय नागरिक हो, दूसरी बात 35 वर्ष की एज हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ साथ उम्मीदवार किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। डिटेल में देखिए, क्योंकि प्रश्न अब आपसे डिटेल में ही पूछे जा रहे हैं कथन बना करके, और इसी तरह से आपकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। किसमें? एमपी पुलिस की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, उससे पहले आपको पूरा थ्योरी पढ़ा दिया करेंगे एक टॉपिक की, फिर उसमें हम जो है दो तरह के प्रश्न रखा करेंगे। एक तो प्रश्न रखेंगे 3 तरह के, एक तो आपको वन लाइनर प्रश्न मिला करेंगे, दूसरे आपको जोड़ी मिलाने वाले प्रश्न मिला करेंगे, और तीसरे स्टेटमेंट वाले प्रश्न मिला करेंगे। इस तरह से हर टॉपिक के 50 से 60 प्रश्न की प्रैक्टिस, पूरी थ्योरी, और सबकी पीडीएफ आपको नोट्स ग्रुप में मिल जाया करेगी। ठीक है, कल से ये क्लासेज हमने जो है स्टार्ट कर देंगे, कल से क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। चलिए नागरिकता की बात करते हैं। तो उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लोकसभा 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब
ठीक है ना, 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यता, उम्मीदवार में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सभी आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। लाभ का पद, उम्मीदवार भारत सरकार के किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कि वो सरकारी पद पर ना हो, सरकारी ऑफिसर ना हो। इसलिए आप देखते हैं अगर कोई विधायक का चुनाव लड़ रहा है, सांसद का चुनाव लड़ रहा है, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो पहले उसको इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए, असहयोग आंदोलन देखो, असहयोग आंदोलन को किस वजह से बंद कर दिया गया था, कल ही आपको बहुत अच्छे से कराया है। हमने आपको बताया था भाई असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया था। असहयोग आंदोलन बहुत जोर शोर से शुरू किया गया, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा था और लगभग सरकार झुकने वाली थी। लेकिन इसी बीच 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी में एक कांड हो गया, जिसमें क्या हुआ कि चौरा चौरी में जो है भीड़ ने एक थाने को जला दिया। इससे गांधी जी बहुत ज्यादा आहत हो गए और गांधी जी ने इसको बीच में ही रोक दिया था। फिर आपको हमने कल ही बताया था, इससे नाराज होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में अपने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारी बातें कल ही आपको बताई थी और आज ये एग्जाम में आ गया है। देखिए, तो असहयोग आंदोलन को मुख्य रूप से फरवरी 1922 में चौरा चौरी की हिंसक घटना के कारण बंद कर दिया गया था। इस घटना में गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कई पुलिसकर्मियों की जल करके मौत हो गई थी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये 12 फरवरी 1922 को जो है इसका डिसीजन लिया गया कि 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। देखिए, चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प हो गई, जिससे भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी जल करके। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा जो है आहत हो गए थे गांधी जी। और क्या रीजन था, 3 रीजन आपको दिए गए थे, तीनों रीजन हम आपको बता दे रहे हैं। अहिंसा का सिद्धांत, यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया था। गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उनका मानना था कि हिंसक तरीके से मिलने वाली स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, आंदोलन का गलत दिशा में जाना, गांधी जी को डर था कि यदि आंदोलन वापस नहीं लिया तो पूरे देश में हिंसक घटनाएं फैल सकती है और ब्रिटिश सरकार को आंदोलन को कुचलने का बहाना मिल जाएगा। देखो, इनका भी मानना सही था। इनका मानना यह था कि आज एक जगह पर भीड़ ने जो है हिंसा कर दी है, कल जब ये लगेगा कि गांधी जी विरोध तो कर ही नहीं रहे, चलो हिंसा ही कर देते हैं, तो ये पूरा का पूरा आंदोलन हिंसक हो जाएगा, जिसकी वजह से अंग्रेजों को एक बहाना मिल जाएगा कि भाई ये आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो चुका है, अब हम जो है बल का प्रयोग करके इस भीड़ को या फिर हम इस पर जुल्म कर सकते हैं और इस पूरे आंदोलन को जबरदस्ती वो लोग बंद करवा देते। तो इसीलिए गांधी जी ने स्वयं से इसको वापस ले लिया था। ठीक है, और ये बात फिर मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी को अच्छी नहीं लगी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने कर दी थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी आपको करा रखा है, नोट्स में भी दे रखा है, टॉप 500 वाली जो साइंस की दी है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है। हमने आपको तीनों चीजें बता रखी थी, अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, तीनों के बारे में बताया था आपको। चलिए देखिए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है। इस नियम के अनुसार यदि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे और दोनों उंगलियों यानी तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत यानी कि 90 डिग्री होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से अगर आप फैलाते हैं अपनी उंगलियों को और ये अगर 90 डिग्री हैं तो क्या क्या घटनाएं होंगी, ये देखिए। अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा चालक की गति या उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तर्जनी क्या करवाती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। जो मिडिल फिंगर होती है मध्यमा, वो क्या करती है, तो चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा को बताने का काम जो है हमारी मध्यमा उंगली करती है। ठीक है, चलिए साइंस के कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। देखो, आज एक अभिक्रिया आ गई है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक से कराने पर क्या होगा, आइए देख लेते हैं और अभिक्रिया करके भी आपको दिखा देते हैं। कॉपर सल्फेट जिसे हम CuSO4 कहते हैं, विलयन में अगर जिंक मिलाने पर विस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसमें अधिक अभिक्रियाशील जिंक कम अभिक्रियाशील कॉपर के विलयन से विस्थापित कर देगा, है ना। चलो अब अभिक्रिया देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण देखिए क्या होगा, इसमें जिंक है Zn प्लस CuSO4, इसकी अभिक्रिया हमने कराई तो बना क्या, Zn जो है वो CuSO4 से मिलकर के आपका जो है ZnSO4 बना देगा। ठीक है, जिंक सल्फाइड बना देगा ZnSO4। अब ये ZnSO4 तो निकल गया, यहाँ पर क्या बचा, कॉपर बचा, तो ये कॉपर जो है वो यहाँ पर बाहर प्राप्त हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अभिक्रिया को समायोजित करने के लिए भी आया था, इसको संशोधित करने के लिए भी आया था। अच्छा, रंग में क्या परिवर्तन होगा, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का जो गहरा नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, यानी कि रंगहीन हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो है वो जिंक सल्फेट बनता है और जिंक सल्फेट रंगहीन होता है। ठीक है, अवक्षेप कैसा बनेगा, तो लाल भूरे रंग का तांबा कॉपर जो है वो जिंक की सतह पर जमा हो जाता है और जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो हमें लाल भूरे रंग का प्राप्त होता है। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, ये भी आपका स्टेटमेंट वाला था। आनुवांशिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत शरीर के अंदर किस प्रकार से बदलाव लाया जा सकता है। ऑप्शन थे, डीएनए को काटकर बदलाव ला सकते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान कर सकते हैं, तो ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत शरीर के अंदर डीएनए में सटीक बदलाव करके आनुवांशिक बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और भ्रूण के विकास में सुधार किया जा सकता है। इसमें होता क्या है, देखो हमने आपको कल ही बताया था, कल भी ये प्रश्न कराया था, एक ऐसा ही प्रश्न कराया था, उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं,
वो क्या होते हैं, डीएनए पर बैठ करके कल जिसने क्लास ली होगी उसको वो कोरिलेट कर पा रहा होगा। डीएनए पर बैठ करके एक जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। आप देखते हैं कि अगर किसी के पिताजी के आगे के बाल नहीं है, मतलब साफ है, इस तरह से है, मतलब कि बहुत कम बाल हैं सिर में, आगे के सिर में बाल है ही नहीं, तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि जो बच्चा होता है उस बच्चे के जल्दी अर्ली एज में जो है बाल झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पिता के डीएनए में ऐसा था और वो जो पिता के गुण थे वो डीएनए के थ्रू उस बच्चे में भी पहुंच गए हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है जो माता या पिता के थ्रू डीएनए के थ्रू जो है अगर बच्चे में पहुंच रही, मान लीजिए कोई कैंसर है या एड्स है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब डॉक्टरों को ये पता चलता है कि ये तो सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, डीएनए को काट देते हैं। भाई जहां पर ये बैठा रहता है ना, भाई जहां पर ये आनुवांशिक लक्षण बैठा रहता है उस उतने लक्षण को काट देते हैं, उसको काट करके उड़ा देंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिससे कि जो खतरनाक रोग हैं वो माता पिता के थ्रू बच्चों में प्रवेश ना कर पाए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा की आधारभूत इकाई एटीपी होती है। ठीक है ना? अब ये कल वाला लिखा रहेगा, उसको छोड़ दीजिए। देखो हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, मान लीजिए हमने खाया ग्लूकोज हमने पिया, ठीक है, ग्लूकोन डी पी ली, ठीक है, मतलब हम गर्मी में गए थे कहीं पर, गर्मी से आया, हमने ग्लूकोन डी पी ली, अब हमको तुरंत एक जो है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारा शरीर क्या करता है, उस ग्लूकोज से जो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो जो है एटीपी में प्राप्त होती है। हमारा शरीर जो ऊर्जा बनाता है ना वो एटीपी में प्राप्त होती है, फिर उस एटीपी में प्राप्त ऊर्जा को रक्त में मिला देता है और फिर वो ऊर्जा रक्त के थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाती है और कुछ देर बाद हमको एहसास होता है हाँ यार अब तो अच्छा लग रहा है, जो थकान महसूस हो रही थी अब वो थकान खत्म हो चुकी है। तो पूछा गया था कि ऊर्जा की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो एटीपी होती है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, पौधों में जो भोजन और जल है वो किसके द्वारा पौधों में पहुंचाया जाता है? तो ये आप बहुत अच्छे से हम आपको बता चुके हैं कि पौधों में जो भोजन है वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू पहुंचाया जाता है ना, शुरू में ही आपको बताया था, ये स्टेटमेंट में आज पूछा गया है। कैसे, फिर से समझा देते हैं। जैसे ये कोई वृक्ष है, ठीक है ना, मान लीजिए बरगद का पेड़ है, ठीक है, ये बरगद का पेड़ है, ये सूरज है, यहाँ पर सूरज ने क्या है, रोशनी दी, बरगद के पेड़ ने खाना बनाया। खाना बनाने के लिए बरगद को पेड़ की किसकी आवश्यकता होगी? भाई पानी की आवश्यकता होगी। तो ये जड़ों में से क्या होता है, जड़ों में से पानी सोखा जाता है और जाइलम के थ्रू ये पानी जो है पत्तियों में पहुंच जाता है और पत्तियां खाना बना लेती हैं। अच्छा, पत्तियों ने खाना बना लिया, अब इस खाने को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना भी तो होगा, तो उसके लिए कौन काम करता है? तो पौधों के विभिन्न भागों तक खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। फ्लोएम जो है उस खाने को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। ठीक है ना? तो जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा ना? चलिए, समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो और प्रश्न भी भेजा करो मेरे भाई। 7052547003 इस पर आप क्वेश्चन जरूर भेजा करो। शाम की शिफ्ट का कोई क्वेश्चन ही नहीं भेजता है और बिना क्वेश्चन के हम एनालिसिस करा नहीं सकते हैं ना। तो भाई ये आपके ऊपर एक कर्ज है, मतलब कि दूसरे आज आप एनालिसिस देख रहे हैं तो किसी ना किसी ने भेजा है क्वेश्चन तभी तो देख रहे हैं, तो ये आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया मेरे भाई। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे, वहां से बाहर आएंगे तो आप भी अपने प्रश्नों को भेजेंगे, है ना, तब आपका कर्ज चुकेगा, है ना, नहीं तो वो कर्ज चढ़ा रहेगा, समझ लो अब। ठीक है, तो आगे से क्वेश्चन जरूर भेजा करो, हमको बोलना नहीं पड़े। नंबर दे रखा है, एग्जाम से बाहर निकलो, जितने क्वेश्चन याद हो भेज दो, जितने भी याद हो आपको। ठीक है, चलिए, तो जाइलम और फ्लोएम समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं। अगला है चुंबकीय घनत्व का मात्रक पूछा गया था, तो चुंबकीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, इसका प्रतीक जो है वो टी होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। चलें, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई साहब, अगर बारिश हो जाए फिर उसके बाद धूप निकल आए तो और ही खतरनाक हो जाता है। चलो हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में आपका नेताजी की चश्मा से एक प्रश्न आया था, करुण रस का उदाहरण देकर के, और आपसे पूछा गया था कि इसमें कौन सा रस है। अन्योक्ति अलंकार पूछा है, अतिशयोक्ति अलंकार पूछा है। कुंडलियां किससे किससे मिलकर के बनती है पूछा गया था। तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है राम लक्ष्मण भरत जो संवाद है उसमें से 3 प्रश्न आए। ये सब कुछ आपको करा चुके हैं और नोट्स में सब कुछ आपको दे चुके हैं, बाकायदा पूरी किताब ही हमने PDF फॉर्म में दे दी है, आप लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्लस हमने साथ साथ में 150 क्वेश्चन भी दे रखे हैं, हिंदी गद्य खंड के 150 क्वेश्चन, पद्य खंड के 150 क्वेश्चन, व्याकरण के 150 क्वेश्चन, तो वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। और ऐसी ही आपकी हम तैयारी MP पुलिस की भी करवाने वाले हैं, तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ में। उसके बाद में जो आत्मकथ्य कविता है, आत्मकथ्य कविता से 3 प्रश्न आए थे। बाल गोविंद भगत का पैराग्राफ आया था, 5 नंबर पूछा गया था। ठीक है, कारक का एक प्रश्न, उपसर्ग प्रत्यय का एक प्रश्न, सर्वनाम का एक प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक से अभी तक नहीं आया था, आज एक प्रश्न पूछ लिया है। लखनवी अंदाज से एक प्रश्न पूछा गया और सिक्किम वाला जो दृश्य था ना, गंगटोक जाती हैं वो वहां से भी एक प्रश्न आज जो है यहाँ पर दिख गया है। साना साना हाथ जोड़ी अभी तक नहीं आया था, लेकिन आज यहाँ पर आ गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़े, गणित की बात कर लेते हैं। तो गणित में आज आपसे कोण यानी कि शंकु से एक प्रश्न है, शंकु से है, सिलेंडर से है, समांतर श्रेणी के 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न बहुपद के, हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्रश्न माध्य का आया था, और बहुलक वाला जो फॉर्मूला आपको दिया था, जादुई फॉर्मूला, वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य वाला, बहुलक बराबर, आपको बोला था ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, है ना। इस पे हमने आपको लगभग कितने 100 क्वेश्चन करवा रखे हैं ना, माध्यिका बहुलक पर। तो वो 100 क्वेश्चन आप अच्छे से कर जाना, देख जाना, एक बार PDF हमने डाल दी है,
ग्रुप में, उसको देख जाना। तो वहाँ से आपके जो है आज 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुलक वाले से और माध्य वाले से। एक प्रश्न माध्यिका से भी आया है। द्विघात समीकरण का 2 प्रश्न है और बेलन के आयतन का भी 1 प्रश्न देखने को मिला है। 2 प्रश्न आपको प्रायिकता के मिले हैं और टेक्नोमेट्री के भी 2 प्रश्न मिले हैं। 90 - थीटा वाला जो सूत्र होता है उस वहाँ से प्रश्न बने हैं। चलो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में प्रीपोजिशन के लगभग 3 प्रश्न, 2 प्रश्न ऐसे से, टेंस से एक, मॉडल से एक, डिटरमाइनर से एक, और जो मार्च वाला पैराग्राफ पूछा गया था, जो मंगल ग्रह से वो लोग यहाँ पर आते हैं ना, पृथ्वी पर आते हैं, फिर उनको किताब मिल जाती है, कहते हैं इस किताब में तो पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, अब हम पृथ्वीवासियों को कुछ नहीं कर सकते हैं, वापस लौटना पड़ेगा। तो वो वाली जो कहानी है वहाँ से भी आज जो है क्वेश्चंस देखने को मिल गए हैं। ठीक है, तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस था। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, उनका भी देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं भाई क्या कैसा उनका कहना है। और देखिए जेनेटिक में से डीएनए वाला प्रश्न आया था सर, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये आपकी बात ही अलग है सर। एक क्वेश्चन ओम से डायरेक्ट आया था सर, साइंस में आपका जवाब नहीं है सर। मैं आबकारी से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, आबकारी में 81 नंबर आए थे, कांस्टेबल में 87 नंबर आए थे, मगर जेड स्कोर की वजह से जो है वो बाहर हो गए थे। तो भाई अपना काम तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया था, हमने भी अपना काम अच्छे से किया। भाई किसी के एमपी पुलिस में 87 नंबर आ रहे हैं, आसान काम नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। लेकिन जेड स्कोर का सिस्टम पता नहीं क्या है, समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो अभी भी आप जो है तैयारी अगर एमपी पुलिस की करना चाहते हैं, जैसे इन भाई के 87 नंबर आए हैं, 81 नंबर आए हैं, वैसे ही आपके भी नंबर अच्छे आएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर इन्होंने भी काफ़ी सारे क्वेश्चन भेजे हैं, आप जो है देख सकते हैं। चलिए बाकी आपको नोट्स दिखा दें। मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा की कंप्लीट नोट्स हैं जो आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एमपीएसआई के लिए हैं। आपको डेमो दिखा देते हैं, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। पूरा ग्राफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। जब आप नोट्स लेंगे तो आपको इस ग्रुप में जोड़ देंगे, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा का ग्रुप है। यहाँ पर ये सारे नोट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए सारे नोट्स डले हुए हैं, ठीक है। और इसमें आज या कल से हम जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप लोग टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाइएगा, जिससे कि आपको ये नोट्स हैं जो वो हमेशा मिलते रहें और कोई समस्या ना हो। फिलहाल आपको हम व्हाट्सएप पर ही सारे नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। ये आप इसका डेमो देख सकते हैं। देखिए ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा की सारे नोट्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे और भी लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, वैसे आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। 87-88 नंबर आप आराम से ले आ लेंगे। अगर अभी से जुड़ जाएंगे तो फायदा है, क्योंकि मान लीजिए एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई अलग से, तो फिर हमें नोट्स अलग से देना पड़ेगा। एसआई की आ गई तो अलग से देना पड़ेगा। अभी सारे नोट्स एक साथ में दे रहे हैं, तो एक साथ में ही आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप लोग 199 रुपये में जो है ये नोट्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, जिसका भी एग्जाम हो मेरे भाई क्वेश्चन जरूर भेजा करो, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।